यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययेंगम। यह सूत्र है जैसे आज आप सबको पढ़ना है। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 13वें नंबर का सूत्र है। यस्मात् पंचमी का एक वचन, प्रत्यय विधि प्रथमा का एक वचन, तदादि प्रथमा का एक वचन, प्रत्यये सप्तमी का एक वचन, अंगम एक वचन। थोड़ा सा तुम लोग जोर जोर से बोलो। हाँ, फिर से करिए पदच्छेद। यस्मात् पंचमी का एक वचन, प्रत्यय विधि प्रथमा का एक वचन, तदादि प्रथमा का एक वचन, प्रत्यये सप्तमी का एक वचन, अंगम प्रथमा का एक वचन। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे? समास। समास किसमें होगा? प्रत्यय विधि ही। इसमें क्या समास करेंगे? प्रत्यय विधि। कौन सा समास हो गया? षष्ठी तत्पुरुष। तदादि में तस्य आदि ही तदादि ही, तदादि ही आदि ही यस्य तत्तदादि। यहाँ पर एक आदि शब्द का लोप हुआ। ठीक है, ये उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि समास है। तस्य आदि ही तदादि ही, फिर तदादि ही आदि ही यस्य तत्तदादि, मतलब उसका जो आदि वो हो गया तदादि, और फिर उसका आदि आदि में है जिसके, वो फिर तदादि कहलाया। ठीक है, तो एक आदि शब्द का क्या हुआ? यहाँ पर लोप हो गया है। अर्थ करेंगे सूत्र का। यस्मात्, यस्मात् अर्थात धातोः वा प्रातिपदिकाद्वा प्रत्यय विधि है ना, प्रत्ययो विधीयते तदादि शब्द रूपस्य प्रत्यये परतः अंग संज्ञा भवति। क्या अर्थ हो गया? यस्मात् धातोः प्रातिपदिकाद्वा प्रत्यय विधि भवति तदादि शब्द रूपस्य प्रत्यये परतः अंग संज्ञा भवति। कहते हैं कि जिस धातु अथवा प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाए, प्रत्यय या तो धातु से आते हैं या फिर प्रातिपदिक से आते हैं, तो जिस धातु अथवा प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान होता है वो धातु अथवा प्रातिपदिक जिसके आदि में है ना, मतलब उस वह तस्य आदि ही, मतलब उसका जो आदि, तो वो तदादि कहलाया, और उसका आदि भी आदि में है जिसके, वो भी क्या कहलाया? तदादि कहलाया। तो इस प्रकार से उस तदादि जो धातु अथवा प्रातिपदिक है उसकी प्रत्यय के परे रहते क्या हो जाती है? अंग संज्ञा होती है। ठीक है ना। तो उस धातु अथवा प्रातिपदिक का आदि वर्ण है आदि में जिसके। ठीक है ना। तस्य आदि में हमने क्या कहा पहले? तस्य कस्य धातोः प्रातिपदिकस्य वा, है ना, धातु अथवा प्रातिपदिक का जो आदि, फिर वह आदि में है जिसके, वो क्या कहलाया? तदादि। उस तदादि की प्रत्यय के परे रहते अंग संज्ञा होती है। उदाहरण बनाएंगे। कर्ता हर्ता औपगवः कापटवः करिष्यति अकरिष्यत् करिष्यावः करिष्यामः। इसमें से आप कर्ता हर्ता की सिद्धि पढ़ चुके हैं। ठीक है, डुकरी करने धातु है और क्री से हम त्रिच प्रत्यय कर लेते हैं। उसके बाद त्रिच के परे रहते क्री की अंग संज्ञा हो जाएगी। अंग संज्ञा होने से सार्वधातु कार्धातु से गुण होता है। तो यहाँ पर तो हो गया कि जिस धातु अथवा प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया गया उसके परे रहते, पहले तो एक तो उसकी अंग संज्ञा होगी, है ना, और फिर वह आदि में है जिसके, उसकी भी होगी। उसके लिए आगे के उदाहरण आएंगे अभी आपके। अगला है उपगवः कापटवः। इसकी भी सिद्धि आप पढ़ चुके हैं। उपगोरपत्यम, उपगु से हम अण प्रत्यय करते हैं और उस अण प्रत्यय के परे रहते औपगवः, उपगु के मंग संज्ञा करके अंग के आदि एच को वृद्धि करके औपगवः कापटवः की सिद्धि हम कर लेते हैं। अब उसके पश्चात आपका एक उदाहरण है करिष्यति अकरिष्यत् करिष्यावः करिष्यामः। इसकी सिद्धियां हम देखेंगे। कर्ता हर्ता की सिद्धि अदेंगुणः में आप देख सकते हैं, और जो यूट्यूब से सुन रहे हैं वो यूट्यूब पे उन सूत्रों को निकाल करके सुन सकते हैं। इसी प्रकार से औपगवः कापटवः, इन दोनों की सिद्धियां भी वृद्धिरादि जो कि प्रथम सूत्र है, या तो आप उसमें प्रथम वृत्ति में निकाल के देख लें, अथवा
जो यूट्यूब से सुन रहे हैं वे यूट्यूब के माध्यम से शास्त्र प्रबोध चैनल पर आप सुन सकते हैं। आगे करिष्यति, डुकरी करने धातु है। अभी से पहले आप सबने वर्त्स्यति की सिद्धि पढ़ी थी, उसमें आपको मालूम है कि लृट लकार में स्या इत्यादि आते हैं, उसके हिसाब से आप क्रिस्यति ये स्थिति ले आइए। स्यताश्री लुटो से स्या होता है, लृट के परे रहते, फिर तिवादी आदेश होकर के क्रिस्यति। अर्थ धातु का सिट वाला आदेश से इटागम की प्राप्ति, एकाच उपदेशों दार्थ से इटागम का निषेध भी कर देंगे। ठीक है। उसके पश्चात एक सूत्र लगता है रिद्धनो स्ये, क्योंकि लुट लकार में तो आपने इटागम नहीं किया, कर्ता बनाया, लृट लकार में हमने करिष्यति बनाया, तो इसके लिए सूत्र है रिद्धनो स्ये। इट प्रकरण किस अध्याय के किस पाद में है? सप्तम अध्याय के द्वितीय पाद में। तो द्वितीय पाद का ये 17वें नंबर का सूत्र है रिद्धनो स्ये। सूत्र का अर्थ है स्ये परतः, है ना, ऋकारांतानाम धातूनाम, अथवा इसको आप वैसे कर लीजिए ऋकारांतेभ्यः धातुभ्यः, है ना, हनश्च धातुः उत्तरस्य, है ना, स्य इत्येतस्य इट आगमो भवति। ऋकारांत तथा हन, है ना, से उत्तर जो स्य उसको इट आगम हो जाएगा। यहाँ इट आगम हुआ रिद्धनो स्ये सूत्र से। तो क्री इट स्यति, ट के हलंतम सिद्ध संज्ञा कर लीजिए, क्री ई स्या। ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, वैश्य प्रत्यय के परे रहते क्री की अंग संज्ञा हो गई, क्योंकि क्री से स्या प्रत्यय का विधान किया गया था, अतः यहाँ पर क्री की अंग संज्ञा होकर के स्या के परे रहते सार्वधातु कार्धधातु का यो से गुण होकर के कर, उसके बाद फिर ई स्या आदेश प्रत्यय लगा लीजिए करिष्यति। इस प्रकार से करिष्यति की सिद्धि आपकी पूर्ण हुई। अकरिष्यत लिंग लकार में बनेगा। लिंग लकार का सूत्र है लिंग निमित्ते लिंग क्रियाति पत्तौ। क्रिया के उल्लंघन होने पर लिंग का निमित्त हो और क्रिया का उल्लंघन हो तो रिंग लकार होता है। यहाँ पर रिंग है तो रि लुटोह में री से रिट और रिंग दोनों ले लिया जाता है, अतः रि में भी क्या हो गया, रिंग के परे रहते भी यहाँ पर स्या होगा। शेष सभी सिद्धियां पूर्ववत होंगी। यहाँ इटागम भी रिद्धनोस्य से होगा। रिंग लकार होने से लुंग लंग रिंग शुरुदाता से अटागम हो जाएगा और इतश्च से इकार का लोप होकर के अकरिष्यत यह बनेगा। अब हमें एक सिद्धि करनी है करिष्यावह करिष्यामः। ये सिद्ध उदाहरण इसलिए दिया गया है कि जो तदादि शब्द है ना, अभी तक तो आप जिस धातु अथवा प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया गया उसके परे पूर्व की अंग संज्ञा हो गई, इतने से कार्य हो रहा था। ये जो तदादि शब्द लगाया गया है कि वह आदि में है जिसके तदादि की अंग संज्ञा होती है, इस तदादि शब्द का प्रयोजन क्या है, इसके लिए ये उदाहरण दे रहे हैं करिष्यावह करिष्यामः। स्थिति आपकी उसी प्रकार से है क्री इट स्याव, है ना। इटागम किससे होगा यहाँ पर, करिष्यावह करिष्यामः में रिद्धनोस्य से ही होगा। ठीक है। तो क्री ई स्य वस, उसके पश्चात आपने पहले यस्मात् प्रत्यय तदादि प्रत्ययम से कर के अंग क्री के अंग संज्ञा करके गुण कर लिया, कर ई स्य वस। ठीक है। चलिए अब यहां पर आपने क्या किया है कि देखिए क्री की अंग संज्ञा करके आपने गुण कर लिया, कर बन गया, किंतु अभी यहां पर हमें अतो दीर्घो यहीं इस सूत्र से दीर्घ करना है और वो कहता है कि अकारांत अंग को दीर्घ होता है ययादि सार्वधातु के परे रहते। तो करिष्य वस, दीर्घ किसको करना है, स्या को। आपने सूत्र के अर्थ में पढ़ा है कि जिस धातु अथवा प्रातिपदिक से प्रत्यय की उत्पत्ति होती है उस प्रत्यय के परे पूर्व की अंग संज्ञा होगी, यानी धातु और प्रातिपदिक की अंग संज्ञा होगी। तो धातु तो क्या है, कर, क्री, उसकी अंग संज्ञा आपने कर ली। और दीर्घ किसको करना है, स्या को, तो धातु और प्रातिपदिक नहीं है। तो अब यहाँ पर तदादि शब्द का प्रयोजन सिद्ध होगा।
तो इसने कहा कि वो धातु और प्रातिपदिक का जो आदि, मतलब वह आदि में है जिसके, वो किसके आदि में है, सिया के, है ना। तो उस तदादि शब्द समुदाय की भी अंग संज्ञा होगी। इस कारण से वस के परे रहते यहाँ पर किसकी हो गई, वो धातु और प्रातिपदिक का आदि में है जिसके। तो धातु और प्रातिपदिक का आदि तो आपका क्र इत्यादि हो ही गया था, वह आदि में है जिसके, वो किसके आदि में है, स्या के आदि में है, इसलिए उस पूरे समुदाय की भी अंग संज्ञा होगी। इसलिए फिर यहाँ पर तदादि शब्द रखना पड़ा कि क्री की अंग, मतलब उसकी भी होगी, तो क्री की अंग संज्ञा होने से तो हो ही गया कार्य, किंतु करिष्य की अंग संज्ञा जब तक नहीं करेंगे तब तक अतो दीर्घो यही सूत्र नहीं लग सकता है। अतः यहाँ पर सूत्र लगाना पड़ा और क्या बन गया, करिष्यावः करिष्यामः। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से बन गया। अब उसके बाद फिर आपने वही कर लिया, शत्व किया और ऋतु विसर्ग करके करिष्यावः करिष्यामः। तो ये उदाहरण इसलिए दिया गया है ताकि आपको तदादि शब्द का प्रयोजन समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो केवल धातु और प्रातिपदिक की नहीं होगी, अपितु ये तो एक उदाहरण, इस प्रकार से अनेकत्र हमें आवश्यकता इसकी होती है। चलिए, तो ये अंग संज्ञा बहुत पहले से आप सब जान रही हैं, ठीक है ना। जो भी सिद्धि पढ़ते हैं, जब भी हम छठे अध्याय के चतुर्थ पाद से लेकर के 7वें अध्याय के जो भी विधि सूत्र लगाने होते हैं, वहाँ पर हमें पहले अंग संज्ञा करके हमें उसका अधिकारी बनना पड़ता है कि हाँ अब अंग संज्ञा हो गई इसकी, हमने अंग संज्ञा कर ली, अब हम इसके आगे के सूत्रों को लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते थे। तो ये हो गया आपका सुप्तिंगंतम पदम। सुप्तिंगंतम प्रथमा का एक वचन, पदम प्रथमा का एक वचन। समास करिए। हाँ, तिंग च इति सुप्तिंगौ तत्, है ना, सुप्तिंगौ अन्ते यस्य तत् सुप्तिंगंतम। तो ये द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास। अर्थ करिए सूत्र का, अलग अलग करेंगे तो सुबंतम तिंगंतम च शब्द रूपम पद संज्ञम भवति। अच्छा ये बताओ कि सुप तिंगंतम में अंतम तो बाद में लगा है, आपने सुबंतम तिंगंतम दोनों के साथ अंत शब्द क्यों लगा देते हैं? इसके लिए कुछ एक वचन लिखवाया था मैंने आपको। द्वंद्वान्ते संबध्यते, है ना। द्वंद्वादि अथवा द्वंद्वांत में क्या हुआ, पद सबके साथ संबद्ध होता है। ये सब चीजें याद रखा करो। तो ठीक है, तो सुबंतम तिंगंतम च शब्द रूपम पद संज्ञम भवति। तो सुप और तिंग ये क्या है, प्रत्याहार, है ना। सु औजस अम और शस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस ngसिभ्याम भ्यस ngसो साम। यहाँ पर सु से लेके प तक के सुप प्रत्याहार है, और तिंग में तिप झिके ती से लेकर के महिंग के ngकार पर्यंत। तो ये जिनके भी अंत में होंगे उनकी पद संज्ञा होगी, ठीक है। तो संस्कृत भाषा के जितने भी शब्द हैं या तो वो सुबंत होंगे या फिर वो तिंगंत होंगे, दो प्रकार के ही शब्द होंगे, ठीक है। उसमें जो अव्यय होते हैं जिनमें आपको सुप का श्रवण नहीं होता है, उसमें भी हम सुप पहले लाते हैं और सुप लाने के बाद उसका अव्ययादाप सुपह से लुक करते हैं। तो वहाँ इसीलिए हमें सुप लाना आवश्यक होता है, क्योंकि कहा है अपदम न प्रयुंजीत, बिना पद के, मतलब बिना पद संज्ञा के आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो पद संज्ञा मतलब या तो तिंग आएगा और या फिर सुप आएगा। बेशक कहीं कहीं हमें अव्ययों से उत्तर सुपों का लुक करना पड़ता है, किंतु ये प्रक्रिया रहती है। उदाहरण है ब्राह्मणाः पठन्ति। तो ये तो प्रयोग करने के लिए पद संज्ञा का बताया, किंतु व्याकरणगत कार्य भी है संज्ञा करने के। ब्राह्मणाः पठन्ति, ब्राह्मणाः सुबंत है, ब्राह्मण जस प्रथम पुरुष सवर्णः, ब्राह्मणाः की सिद्धि आपने पढ़ी हुई है, पठन्ति की भी सिद्धि आपने पढ़ी हुई है। अब यहाँ पर एक ब्राह्मणाः है और एक पठन्ति है, दोनों पद संज्ञक हैं, ठीक है। किंतु दोनों की पद संज्ञा करने का प्रयोग तो हम करते ही हैं। एक और प्रयोजन है, यहाँ सूत्र लगता है तिंग तिंग। तिंग तिंग सूत्र है 8वें अध्याय के प्रथम पाद का 28वें नंबर का सूत्र है। उसमें पदस्य पदार्थ का अधिकार चलता है।
उसमें पदस्य पदार्थ का अधिकार चलता है। ठीक है ना। और सूत्र का अर्थ होता है तिंग प्रथमा का एक वचन और अतिंगः पंचमी है, तो अतिंगः पंचमी है वो पहले लगेगा। तो अतिङन्तात् पदात् उत्तरस्य तिङन्तं पदम सर्वानुदात्तं भवति। क्या अर्थ है सूत्र का? अतिङन्तात् पदात् उत्तरस्य हाँ तिङन्तं पदं सर्वानुदात्तं भवति। तो हिंदी में अर्थ क्या होगा? अतिङन्त पद से उत्तर जो तिङन्त पद है उसको सर्वानुदात्त, सर्वानुदात्त मतलब जितने पद हैं सभी अनुदात्त होंगे, उसके लिए एक शब्द दिया गया है निघात। क्या बोला जाता है उसको? निघात। जिस पद के सभी अच अनुदात्त हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? निघात। तो अतिङन्त है कौन सा? ब्राह्मणा है, ये अतिङन्त पद है। उस अतिङन्त पद से उत्तर तिङन्त पद है पठन्ति, उसको क्या हो गया? निघात हो गया। तो पठन्ति ये तीनों अनुदात्त है। तो पदस्य पदार्थ दोनों का अधिकार चलता है यहाँ पर, पदस्य है और पदार्थ है। ठीक है। तो यहाँ से आगे के जो भी कार्य होते हैं, ठीक है ना, ये सभी पदस्य और पदार्थ के अधिकार भी चाहिए। या तो पद से उत्तर होगा और पद को होगा, पद से उत्तर पद को ही कार्य होता है। तो पद संज्ञा करने का प्रयोजन यहाँ पर क्या दिखा दिया? तिंग तिंगः से निघात करना। नह किए, नह प्रथमा का एक वचन, किए सप्तमी का एक वचन। ऊपर से सुप्तिङन्तम पदम से पदम की वृत्ति आ रही है, 17 तक जाएगी। सूत्र का अर्थ करेंगे किए परतः, पदच्छेद नहीं हुआ ना, न अव्यय पदम के सप्तमी का एक वचन। किए परतः नान्तम शब्द रूपम पद संज्ञकम भवति। किए परतः नान्तम शब्द रूपम पद संज्ञकम भवति। क्य है ना, क्य में 3 आ जाएंगे आपके, क्यच क्यंग और क्यश। क्यच क्यंग क्यश, इन 3 प्रत्ययांत शब्दों के परे रहते जो नांत पद है, उस नांत शब्द है उसकी पद संज्ञा होती है। उदाहरण बनाएंगे हम, राजीयति, राजायते, चरमायति, चरमायते। राजीयति, राजायते, चरमायति, चरमायते। राजीयति, आत्मनः राजानम इच्छति इति राजीयति, अपने राजा को चाहता है। देखो ये सब जो शब्द उदाहरण दिया आपको हमने, राजीयति, वैसे तो राजानम प्रातिपदिक है, किंतु हम इसमें क्या कर रहे हैं? तिप ला रहे हैं। तो प्रातिपदिक से तिप आता है? कभी नहीं आता है ना, किंतु इसकी एक प्रक्रिया है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जिनमें हम प्रातिपदिक जो तिङन्त बन जाते हैं, प्रातिपदिक जो धातुएं बन जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नाम धातु। उन्हें क्या कहा जाता है? नाम धातु। एक तो आप लोग सामान्य लकारों के रूप चलाते हैं, है ना, जिसे लकार प्रक्रिया के अंतर्गत माने जाते हैं। जैसे आपने पठ धातु सीधे रखी और उसमें सभी लकार ले आए और आपने 10 लकारों में रूप चला लिया, पठति, पपाठ, पठिता, पठिष्यति या पठत इत्यादि रूप चला लेते हैं। ठीक है। किंतु उसके बाद कुछ क्या होते हैं कि हम धातु से कुछ एक प्रत्यय लाते हैं, उसके बाद हम फिर उसके बाद लकार लाते हैं। जैसे निच, पठ आगे निच लाती हैं, फिर पाठी बना के पाठयति करते हैं, सीधे धातु से लकार नहीं लाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी कई प्रक्रियाएं हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? उनको प्रक्रियाएं कही जाती हैं। उनको क्या कहते हैं? प्रक्रिया। जैसे निच ला करके बनाएंगे तो निजंत प्रक्रिया हो गई। सन ला करके आपने सिद्धियां की हैं चिकीर्षति इत्यादि में, वो सन्नंत प्रक्रिया हो गई।
यंग की भी आपने सिद्धियां पढ़ी हुई हैं, तो यंगंत प्रक्रिया हो गई। कहीं कि हम यंग का लुक कर देते हैं, लोल वह पोपो हमें आपने किया था, तो यंग लुगंत प्रक्रिया हो जाती है। तो निजंत है, सन्नंत है और यंगंत हो गई, यंग लुगंत हो गई। ठीक है, फिर आप कर्मवाच्य में भी बनाते हैं, भाववाच्य में बनाते हैं, ये सब कुछ होता है। और इसी के साथ साथ जितने भी प्रातिपदिक हैं उन सभी प्रातिपदिकों से भी हम उनको हम धातु में बना, मतलब उनको हम धातु बना करके हम उनको क्रियाएं बना लेते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय करेंगे और फिर दोबारा धातु संज्ञा कर देते हैं सनाद्यंता धातु से। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होती है। तो पर जो प्रातिपदिकों को जब हम धातु बना लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? नाम धातु। नाम माने प्रातिपदिक, नामिक आप सबने पढ़ ली है। तो नाम का मतलब क्या होता है? प्रातिपदिक। और जब प्रातिपदिक धातु बन जाए तो वो क्या कहलाएगी? नाम धातु। ठीक है, जैसा आपने बनाया था वाक्यशः का उदाहरण था क्यशंतात, हाँ, विकल्पेनात्मनेपदम होती, क्यशंतों से विकल्प से आत्मनेपद किया था। तो क्यश प्रत्यय आपने किससे किया था? प्रातिपदिक से किया था। अलोहिता लोहितो भवती थी, लोहितायते किया था हमने। तो पहले लोहित से हम क्यश लाए, फिर क्यशंत बना के हमने उसकी धातु संज्ञा की, फिर हम उससे लकार लाते हैं। तो ये क्या है? ये नाम धातु है। ठीक यही चीज यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? पहले क्या प्रत्यय के परे रहते हैं, है ना। तो क्या के अंतर्गत 3 आ गए, क्यच, क्यंग, क्यश। ठीक है, और जब इनको हम प्रातिपदिक से उत्पन्न करेंगे और प्रातिपदिक से करके ये प्रत्यय लाएंगे, फिर हम सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करेंगे, उस वक्त फिर हम इससे लकार ले आएंगे। ठीक है, तो आत्मनः राजानम इच्छति इति राजीयति, अपने राजा को चाहता है, अपने पुत्र को चाहता है, पुत्रीयति। तो राजन की पहले हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, उसके पश्चात सुप आत्मनः क्यच सूत्र लगाएंगे। इसमें इच्छायाम की निवृत्ति आ रही है, धातु कर्मणः से कर्मणः की निवृत्ति आ रही है। सूत्र निकालिए कहाँ का है। ठीक है, सूत्र का अर्थ होगा आत्मनः पंचमी है, कर्मणः पंचमी है, सुपः भी पंचमी है, इच्छायाम सप्तमी है, जो कि अर्थ का निर्देश कर रहा है। सूत्र का अर्थ करेंगे आत्म संबंधिनः कर्मणः सुबन्तात् इच्छायाम अर्थे क्यच प्रत्ययो भवति विकल्पेन। क्या अर्थ किया हमने? सुबन्तात् इच्छायाम अर्थे वा क्यच प्रत्ययो भवति। आत्म संबंधी कर्म सुबंत से, आत्म संबंधी कर्म होना चाहिए। एक तो अपना होना चाहिए, फिर वो क्या होना चाहिए? कर्म होना चाहिए, और वो सुबंत होना चाहिए। तो मतलब सुबंत तो हो किंतु कर्म हो। तो हमने इसलिए क्या किया था? आत्मनः राजानम इच्छति, आत्मनः आत्म संबंधी हो गया, राजानम इच्छति राजानम कर्म हो गया, और फिर इच्छति इस अर्थ में क्यच प्रत्यय कर लेंगे। तो स्थिति रखेंगे राजन अम, आगे क्यच कर्म है, इसको दिखाने के लिए आप अम रखेंगे ही, राजन अम क्यच। अब इसके पश्चात सनाद्यंता धातवः, इससे सनाद्यंताः शब्द समुदायाः धातु संज्ञका भवन्ति। तो क्यच सनाद्यंत में आ चुका है, अतः धातु संज्ञा करके सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से अंतर्वर्तनी जो अम है उसका लुक कर दिया आपने। राजन आगे या। अब यहाँ पर सूत्र ने क्या कह दिया कि क्या के परे रहते नकारांत की ही पद संज्ञा होगी, नकारांत की। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है ये कि यहाँ पर पद संज्ञा हम कैसे कर रहे थे? जिस अम का आपने लुक किया है ना, उसको हमने प्रत्यलक्षण माना, प्रत्यलक्षण से मान करके हमने उसको सुबंत बनाया, और सुबंत मान करके हमने क्या कर ली? उसकी पद संज्ञा कर ली। ठीक है, तो पद संज्ञा तो सुप्तिगंतम पदम से भी हो सकती थी। फिर न के सूत्र किस लिए बनाया कि क्या के परे नान्त की पद संज्ञा होती है। तो सिद्धे सती विधि नियमार्थो भवति। कोई विधि यदि पहले सूत्र से सिद्ध हो रही है, फिर से यदि विधान कर दिया जाए तो नियम करती है। तो इस प्रकार से सब जगह सर्वनाम ये पद संज्ञा हो सकती थी, पद लक्षण मान करके, प्रत्यय लक्षण मान करके। तो इसने क्या कह दिया कि नियम कर दिया
कि नकारांत पद की, है ना, इसने क्या नियम कर दिया कि यदि क्या के परे रहते पद संज्ञा होगी तो नकारांत शब्द की ही होगी, अन्यथा नहीं होगी। क्या नियम कर दिया कि क्यच क्यं क्यश के परे रहते यदि पद संज्ञा होगी तो नकारांत की ही होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये नियम हो गया। तो यहाँ पर ये नियम से ये कार्य होकर के क्या बन गया, तो पद संज्ञा हुई। ठीक है, तो राजन आगे या किसकी पद संज्ञा हुई, राजन की। ठीक है, राजन की पद संज्ञा होने के कारण से यहाँ पर लाभ क्या होगा, सूत्र लग जाएगा न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। ठीक है ना, प्रातिपदिकान्तस्य नकारस्य पदस्य लोपो होती। प्रातिपदिकांत जो नकारांत पद है उसका लोप हो जाता है। तो ये प्रातिपदिकांत भी है, प्रातिपदिक संज्ञा पहले से हुई पड़ी है, पद भी हो गया है, ये न का लोप हो गया, क्या बन गया, राजय। फिर यहाँ एक सूत्र लगता है क्यचिच। ठीक है, क्यचि परतः, सूत्र निकाल लिए, क्यचिच है ना, इसमें ई घ्रातमों से ई की अनुवृत्ति है और अस्य चो से अस्य की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ होता है क्यचि परतः अवर्णांतस्य अंगस्य ईकारादेशो भवति। क्यच के परे रहते अवर्णांत अंग को ईकार आदेश होता है। तो क्यच परे है, अवर्णांत अंग है राज, उसको ई हो गया, क्या बन गया, राजीय। क्या हो गया, राजीय। ठीक है, अब इसके बाद सावधातु संज्ञा, वो सनाद्यंता धातु सावधातु संज्ञा कर ही चुके हो, उस पे शब्द कर लीजिए, क्या बन जाएगा, राजीयति। ठीक है ना। इस सूत्र का अगला उदाहरण है राजायते। राजा इव आचरति इति राजायते। राजा के समान आचरण करता है, राजा है नहीं किंतु राजा के समान आचरण करता है। ठीक है, तो इन सब शब्दों में पहले हम विग्रह देखते हैं। तो राजन आगे राजा इव आचरति, तो राजन आगे सु रखेंगे और यहाँ सूत्र है कर्तुः क्यं सुलोपश्च। ठीक है, सूत्र निकाल लीजिए। इसमें उपमानादाचार्य सूत्र से उपमानादाचार्य की 11 तक अनुवृत्ति आएगी। सूत्र का अर्थ होगा उपमानवाचिनः कर्तुः सुबन्तात् आचारे गम्यमाने क्यं प्रत्ययः परश्च भवति तत्संनियोगेन सलोपश्च। उपमानवाचिनः कर्तुः सुबन्तात्, उपमानवाची कर्ता सुबंत से आचारे अर्थे यानी आचार गम्यमान हो रहा हो तो क्यंग प्रत्यय परश्च भवति, क्यंग प्रत्यय होता है और वह परे होता है। साथ में एक शर्त और रख दी कि यदि उस शब्द में जिससे हम क्यंग प्रत्यय कर रहे हैं उसमें यदि सकार है, सकारांत शब्द है, तो सकार का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यदि सकार नहीं है तो लोप नहीं होगा। जैसे राजन में सकार नहीं है तो इसमें लोप नहीं होगा, किंतु पयस यशस इन सब में सकार है तो उनमें क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, तो राजन सु आगे क्यंग, इसके पश्चात पूर्ववत सभी काम कर लीजिए। सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करके सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से अंतर्वर्ती विभक्ति का लोप कर दिया आपने। राजन क्यंग, क्यंग के ङ और का के संज्ञा करके राजन आगे या। इसके पश्चात पुनः आपने नह के सूत्र लगाया। किए परतः क्या में क्यच क्यंग क्यश तीनों आएंगे। क्यच का उदाहरण आपने पहले पढ़ा था, ये क्यंग का उदाहरण है। तो क्यंग के पहरते नकारांत शब्द की पद संज्ञा हो गई। पद संज्ञा होने का लाभ वही है, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य से नकार का लोप हुआ। राज य। अब यहाँ एक सूत्र है अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घः। ये सूत्र पहले भी आप आ चुका है, आप लोग पढ़ चुके हो। सूत्र का अर्थ क्या है, अकृत, हाँ, असार्वधातुक यकारे च परतः अजंतस्य अंगस्य दीर्घो भवति। किंगिति यकारे है ना, अकृत है ना, किंगिति यकारे
सार्वधातु के किंगित यकार कितंगित होना चाहिए। तो अकृत भिन्न और सार्वधातु के भिन्न कितंगित यकार के परे रहते अजंत अंग को दीर्घ होता है। तो क्यंग कित भी इंगित भी है, यकार परे है, राज ये अजंत अंग है, इसको क्या हो गया, दीर्घ हो गया। अ को दीर्घ क्या होगा, आ, क्या बन गया, राजाय। सनाद्यंता धातु से आप पहले धातु संज्ञा कर चुके हैं, अतः लट लाएंगे, उसके स्थान पर प्रतिवाद्य उत्पत्ति करेंगे। अब ये क्योंकि क्यंग है इसलिए गित है, गित होने से अनुदात्तंगित आत्मनेपदम, अनुदात्ते तथा अंगित धातुओं से आत्मनेपद होता है, अतः यहाँ आत्मनेपद होकर के राजाय त शप भी आएगा, राजाय शप त अतोगुणे से पररूप कर लेंगे, राजाय त टितात्मपदानाम टेरे से एत्व करके राजायते। ठीक है। अगला उदाहरण चरमायति। इसमें क्यश प्रत्यय होगा। क्यश प्रत्यय किस सूत्र से होगा, लोहितादि डाज्भ्य क्यश। क्या अर्थ है उसका, भवती। और ये किस अर्थ में होता है, क्या विग्रह किया था आपने लोहितायति का, भवत अलोहितः लोहितो भवति, अभूत तद्भाव। तो अब ऐसी चरमायति का विग्रह करो, अचर्म चर्म भवति, अचर्म चर्म भवति इति चरमायति, है ना। चरमायति चरमायति दोनों बन जाएगा वाक्य सूत्र लग करके। तो सिद्धि करेंगे हम लोग, चर्मन आगे सु, वही लोहितादि डाज्भ्य क्यश, सूत्र का अर्थ आपको है ज्ञात, लोहितादिभ्य राजंतेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः, हाँ अच्व्यंतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः, है ना, भवत्यर्थे क्यश प्रत्यय परश्च भवति। तो चर्मन सु क्यश पूर्ववत धातु संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः अंतर्वर्ती विभक्ति का लोप, इत संज्ञा इत्यादि करके चर्म चर्मन आगे य, न के से पद संज्ञा, न लोप प्रातिपदिकांत से नकार का लोप, चर्म य, फिर वही अकृत सार्वधातु की दीर्घ से दीर्घ करके चरमाय, उसके बाद फिर शप्तिप चरमायति, वाक्यशः सूत्र लगा लेंगे, क्यशंतात धातोः विकल्पेन आत्मनेपदम भवति। तो एक बार आत्मनेपद होकर के क्या हो जाएगा, चरमायति। तो चरमायति चरमायति। तो इस प्रकार से ये सभी नकारांत शब्द थे, और क्या में क्यच क्यंग क्यश तीनों प्रत्ययों को हमने ग्रहण किया था, और इन सब में क्या के परे रहते पूर्व की नकारांत शब्द की पद संज्ञा की, और पद संज्ञा करने के पश्चात उसका एक ही प्रयोजन था सब जगह है, न लोपः प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप होना। ठीक है। और मैंने बताया था कि ये सूत्र नियम सूत्र है ना, क्योंकि सुबंत होने से प्रत्यय लक्षण मान करके पद संज्ञा कर ही सकते थे, किंतु इसने क्या कह दिया कि नान्तम एव पद संज्ञम भवति, क्या क्यं क्यश के परे रहते नकारांत की ही पद संज्ञा होगी, अन्यों की नहीं होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर पद संज्ञा करने का यह प्रयोजन है। ठीक है। तो आज का पाठ इतना ही करेंगे, शेष पाठ अगले दिन।